हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वी स्टार्स नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो ऊपर ही हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 5 जो आपके टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी डेफिनेशन मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी की है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर क्या मीन्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। इन टूडेज़ वर्ल्ड इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है आपकी। इसमें एक साइंटिस्ट है ओम्स लॉ। उन्होंने ओम्स ने एक लॉ दिया है आपका। क्या लॉ दिया है, देखिए यहाँ पर, इट गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग इन ए मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। जो मतलब इन्होंने एक रिलेशन दिया है करंट आई में और पोटेंशियल डिफरेंस वी में, ठीक है, अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका अप्लाइड होता है इसके एंड्स पर, दोनों सिरों पर, प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, जो इसके दोनों ओर आपका अप्लाइड हो रहा है, प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन में। अब वो फिजिकल कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, ये स्ट्रेट किस कंडीशन में आ रहा है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। इफ़ पोटेंशियल V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच करंट I फ्लो, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ में जो V है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर I, क्योंकि हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो हम प्रोपोर्शनल है इसकी जगह हम R का यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से जो हम करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल से दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR भी और I इज इक्वल टू V अपॉन R, where R is the constant of proportionality called resistance of the conductor at a given temperature। अब यहाँ पर आपके पास ओम्स लॉ की 2 टाइप्स हैं, एक है आपका ओम्बिक रेजिस्टेंस, एक है नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस। तो ओम्बिक रेजिस्टेंस का क्या मीन्स है, ओम्बिक रेजिस्टेंस मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। जैसे द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओम्बिक कंडक्टर्स, ठीक है। वे आपके ओम्बिक कंडक्टर कहलाएंगे जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, और जो नहीं करते ओम्स लॉ को ओबे वो आपका नॉन ओम्बिक कंडक्टर कहलाएंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको बहुत ही ईजिली इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ आपका जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, और टेम्परेचर जब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कुछ भी नहीं होगा तो उसका ग्राफ हमेशा आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है वो रहेगा। तो रेजिस्टेंस अभी आपने निकाला ही था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट, ये जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक, जो अपोज भी करती है और रजिस्ट भी करती है फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट को, ठीक है। जो आपकी सर्किट में करंट या रेजिस्टेंस आपका इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पर, वो उसे अपोज करने का काम भी करती है और रजिस्ट करने का काम भी करती है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आप ओम लिख भी सकते हैं इस तरह इंग्लिश में, या इस तरह इसका सिंबल भी बना सकते हैं। It is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the end of a conductor makes a current of 1 ampere to flow through it, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसमें रखेंगे रेजिस्टेंस की जगह 1 ओम रखेंगे, पोटेंशियल की जगह 1 वोल्ट रखेंगे और करंट की जगह 1 एम्पियर रखेंगे, तो आपके पास जो आ जाएगा वो 1 वोल्ट एम्पियर इन्वर्स आएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है हमें ये बताना है। तो देखिए, रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा है कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, और तीसरा है नेचर पर। तो जब आपका रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा तो I प्रोपोर्शनल क्या होगा, I,
ठीक है, जब मतलब आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल, क्योंकि लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, एरिया को हम ए से, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ए आपका क्या रहेगा, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, और मैंने इन्वर्सली का मतलब बताया था कि एक दूसरे के अपोजिट। नेक्स्ट है आपका नेचर, तो नेचर के लिए आर प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइन कर देंगे एल अपॉन ए, और जो प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये डेंसिटी होती है जो इसकी रजिस्टिविटी को डिनोट करता है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, वेयर रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रजिस्टिविटी क्या होती है। आपने रजिस्टिविटी पढ़ तो ली, अब इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो ये डिफाइन होता है कंडक्टर के यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के फॉर्म के रूप में डिफाइन होता है। ठीक है, इसका जो आपकी यूनिट हो जाएगी SI यूनिट, वो होगी आपकी ओम मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे हम इंसुलेटर्स ले सकते हैं, इंसुलेटर में ग्लास, रबर, इवोनाइट, ये सब इसके एग्जांपल हैं इंसुलेटर के। तो इनकी हाई रजिस्टिविटी होती है और जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो आपकी लो होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं कि हाई रजिस्टिविटी इंसुलेटर में इतनी होती है और कंडक्टर में जो लो रजिस्टिविटी होती है उसकी वैल्यू इतनी होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो किस तरीके से हम इसे कनेक्ट करके क्या फॉर्मूला निकलता है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए सीरीज़ में एक ही वायर हमने यूज़ किया है जिसमें R1, R2, R3 तीनों ही हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं। और जब आपका एक ही वायर है तो वोल्टेज आपका क्या रहेगा, यहाँ पर इसके पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला आपके पास निकल गया, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू ईच अदर, जब दो या दो से अधिक आपके रजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं तो देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, तो वोल्टेज इनका अलग अलग रहेगा, V1, V2 और V3। एक ही वायर होने की वजह से करंट इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी हर एक पॉइंट पर। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आपके पास जब भी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए आएगा तो हमेशा आप सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसी है आपके पास पैरेलल कंबाइनेशन। पैरेलल में देखिए आपने 3 वायर अलग अलग यूज़ किए हुए हैं, R1, R2, R3 इस तरीके से। ठीक है, और वोल्टेज लगाया हुआ है, तो इसमें हमने क्या काम किया है, अलग अलग रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज सेम हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, इसमें डिफरेंट हो जाएगी। V1 के लिए I1, V2 के लिए मतलब R2 के लिए I2 और R3 के लिए आपका I3। ठीक है, और जो आपके पास वोल्टेज है वो आपका सेम रहेगा पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ, इसका मतलब जब वो आपके वायर यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं, ठीक, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए आएगा तो आप R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज़ करेंगे, और जब भी आपका मिनिमम आएगा निकालने के लिए तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का यूज़ करेंगे। और ये डायग्राम आप वहाँ पर शो करेंगे सीरीज़ कंबाइनेशन के लिए भी और पैरेलल कंबाइनेशन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट में आपके पास यहाँ पर कुछ पॉइंट है, बस इसके लिए आपके पास जो है, इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपकी डिसिपेट हो रही है यहाँ पर हीट की फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे एस से डिनोट किया जाता है। H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। ठीक है, इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉ दिया था वो जूल्स ने दिया था। जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ शो हो रहा है कि जो हीट है वो हीटिंग पावर है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के स्क्वायर के, दूसरा रेजिस्टेंस के, और तीसरा किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, टाइम के। ठीक है,
अब ये आपके इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक पावर, तो आपके पास जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर हुई है, तो इलेक्ट्रिक पावर आपके कोर्स में है। देखिए यहाँ पर इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए चार्ज सर्किट पर यूनिट टाइम। हम इलेक्ट्रिक पावर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू होता है आपका VI या W/T भी होता है, ठीक है। तो हम इसे इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल टू हम VI लिखेंगे, और जब हम I इक्वल टू V/R होता है तो हम इसे रखेंगे, तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका V²/R। और यहीं से हम इसकी यूनिट भी बता सकते हैं, इसकी यूनिट होती है पावर की वाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶। ये वैल्यू आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए भी। तो अच्छे से अपना रिवीजन करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है।